काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो सर्व शिक्षा की राजधानी कही जाती है, उसमें भले डिपार्टमेंट बहुत हों मगर एक चीज़ कॉमन है, वो है राजनीति। तो राजनीति की पाठशाला में देखिए आज क्या हो रहा है, दिखाने का प्रयास करते हैं। आज तक के बैनर चले, शास्त्र से ही जुड़ी हुई है। मेरा सीधा सीधा संदेश मोदी सरकार को है और भारतीय जनता पार्टी को है। आज मोदी सरकार अपने एडवर्टीजमेंट में कहती है कि उन्होंने बहुत ही कार्यशीलता के साथ 80 करोड़ लोगों को तक राशन की सुविधा पहुंचाई है। इस संदेश का क्या अर्थ है? इस संदेश का अर्थ ये है कि भारत की 80 करोड़ जनता सक्षम नहीं है राशन खरीदने तक के लिए, और मोदी सरकार कहती है कि हम उन्नति की राह पे आगे बढ़ रहे हैं। ये कह देना कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं और देश उन्नति की राह पे है, ये भारत के आम इंसान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। ये भारत के आम इंसान के साथ एक कष्टदायी संदेश मोदी सरकार ने दिया है। ये एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं है। और दूसरी बात, मैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम के बारे में आज चर्चा करना चाहूँगा, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। ये एक बहुत अच्छा विचार था, पर हमारी इस सरकार में ऐसा हो रहा है कि 70 से 80% जो इसको फंड आता था वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप पे फंडिंग नहीं जा रही है। तो मोदी सरकार से मेरा ये सवाल है कि ये सब किस हद तक जायज़ है? ये ठीक सामने का रोड है। थैंक यू। आप आए उससे पहले मैं फिर बताना चाहूँगी 30 से 40 सेकेंड मैक्स टू मैक्स प्लीज। मैं बात करना चाहूँगा रिजर्वेशन की। अभी किसी ने बहुत ही खराब निकली। रिजर्वेशन में 60% रिजर्वेशन होता है, उसमें तो रिजर्व क्लास होती है, और जो बाकी 40% होता है उसमें भी रिजर्व क्लास हो सकती है क्योंकि नंबर होते हैं। तो ये बड़ी खराब इसमें भी मैं बात रिजर्वेशन की कंटिन्यू रखना चाहूँगा। जो तीनों नेता है वो रिजर्वेशन की बात करते हैं, OBC SC ST तीनों की बात करते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ रिजर्वेशन होना चाहिए, उसकी बहुत ज़रूरत है भारत में। पर उस सिस्टम में समय के साथ कुछ बदलाव भी होने चाहिए। आप मेरी बात जरूर मानेंगे कि एक शहर में अगर कोई SC रह रहा है, कोई समृद्ध परिवार में SC रह रहा है, वो कई गुना आगे है किसी गांव में रहने वाले SC से। उस गांव में रहने वाले SC को ज़्यादा रिजर्वेशन मिलना चाहिए शहर में रहने वाले SC से। तो रिजर्वेशन सिस्टम में एक क्या कहते हैं, कैटेगरी के अंदर कैटेगरी होनी चाहिए, एक सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए जिसके भी रिजर्वेशन हो। बट कोई भी सरकार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे बगल में एक राज्य है बिहार, और वहाँ पे जो है हमारे माननीय तेजस्वी जी और पलटू जी की सरकार थी, और एक टीचर की 2 वैकेंसियाँ क्लियर हुई, बिहार कांस्टेबल की क्लियर हुई, उनकी ज्वाइनिंग हुई, उनका सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हुआ। बिहार SI का पेपर सेकंड चल रहा है मेंस। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का पेपर लीक, RO का पेपर लीक, और माननीय मोदी जी की 2024 की जो सबसे बड़ी जो है जुमला है वो ये है कि मोदी की गारंटी। क्या मोदी ये गारंटी दे सकते हैं कि हमारे सारे पेपर लीक प्रूफ होंगे? क्या अगर दोबारा से यूपी पुलिस का पेपर होता है तो क्या वो लीक नहीं होगा? इसकी गारंटी दे सकते हैं मोदी? RO का अगर दोबारा से पेपर होता है तो क्या मोदी ये गारंटी दे सकते हैं कि ये लीक नहीं होगा? तो दोस्त है, हिंदू मुसलमान नहीं है, और यहाँ पे मुझे सब में ये दिख रहा है कि हिंदू मुसलमान नहीं है, बेशक नहीं है। तो मैं चाहूँगी आप लोग अपने आगे थॉट्स जरूर शेयर करिए। जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगी कि आप लोग आकर अपने थॉट्स जरूर शेयर। नमस्कार, मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। आज का जो देश एक हुकुमशाही की तरफ जा रहा है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी भारत सरकार नहीं, मोदी सरकार है। क्योंकि सरकार का नाम बदल गया, पहला इंडिया का हो गया तो इंडिया भी बन गया भारत सरकार का भी मोदी सरकार। अभी जो भी योजनाएं आते हैं मोदी की योजना होती है, भारत सरकार की नहीं होती है। हमारा महाराष्ट्र के राजकारण का सत्यानाश अगर किसी ने किया हो तो भाजपा ने किया। हमारे शिवसेना जैसी एक बड़ी पार्टी को फोड़ दिया गया, राष्ट्रवादी जैसी बड़ी पार्टी को फोड़ दिया गया। ये फोड़ने तोड़ने का, भ्रष्टाचारियों का, इनको अपने पार्टी में लेने का और दूध से नहलाने का वॉशिंग मशीन है भाजपा सरकार में। जितने भी भ्रष्टाचारी होते हैं अब सब भाजपा में, अब किसी के ऊपर आरोप नहीं। जो भी भ्रष्टाचार के ऊपर ईडी गया दूसरे दिन वो भाजपा में आते। भाजपा में नहलाने की मशीन है, इसलिए अब भाजपा सरकार जैसे मोदी सरकार हो गया। भारत सरकार ने इसका मोदी सरकार है।
हमको योजना अच्छा बनी, योजना अच्छा बना सरकार अपने लिए, हमारे लिए। हम इनकम टैक्स भरते हैं, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स भरने वाला सिर्फ मुंबई है। 40% टैक्स ये सिर्फ मुंबई से आता है, पूरा महाराष्ट्र सिर्फ मुंबई से। कि लोग मन की बात लिख रहे हैं, क्योंकि लिखना भूल गए हैं लोग, और इस बैनर तले कम से कम मन की बात लिख रहे हैं। सर आप अपने ये दिल की बहुत बात लिख अच्छी बात। लीजिए। नहीं, दिल की बात कहने की होती, मन की लिखने नहीं की सर, सुनी जाएगी। की मुहिम में उन लोगों को मौका मिल रहा है कुछ लिखने का, जो कई दफ़ा इस पोस्ट कार्ड को भूल गए होंगे। आपको दिखाना चाहेंगे, ये 50 पैसे का पोस्ट कार्ड मिलता था, मन की बात आज तक ने लिखवाया है। मेरा नाम है राहुल पटले और मैं महाराष्ट्र का हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि इस भारत देश में रोजगार के नाम पे राजनीति हो और नौकरी पे नाम पे राजनीति हो, ना कि धर्म के नाम पे। यहाँ ये सर्व धर्मनिरपेक्ष है भारत देश। तो हम चाहते हैं कि इस भारत देश में सबको एक साथ न्याय मिले, सबको साथ न्याय मिले। तो मेरा ये है कि दोस्तों कि भारत देश में जैसे अभी धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, जब रोजगार के नाम पे राजनीति होगी, किसानों के नाम पे राजनीति होगी। मेरे पापा एक किसान है, वो किसान है, तो मैं चाहता हूँ कि इतने बच्चे बीएचयू में पढ़ रहे हैं, सबके नहीं तो 50% बच्चों के पिताजी वो किसान है। तो उनको किसानों को भी न्याय नहीं मिल रहा है। जैसे किसान किस तरह से दिल्ली नहीं आने दे रहे अपने हक के लिए, वो आंदोलन निकाल रहे। मोदी जी बैठ के सिर्फ वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे। देखो, शेर वो होता है जो ग्राउंड पे आके काम करता है, अपने लोगों के बीच आके काम करता है। राहुल जी हमारे बीच आके काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। और ये मोदी जी वो सिर्फ बैठ के वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, हमें आवश्यक है, हमें न्याय की आवश्यक के है। लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। मैं कहना चाहूँगा कि राम मंदिर तो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में बन गया, लेकिन मैं कुछ कविताएं हैं जो प्रस्तुत करना चाहूँगा। राम राम तो कह लोगे, राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती तो ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा, जो इन लोगों को नहीं आता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने पूरी तरीके से सारी चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया है, जैसे बेसिकली जेएस मिल और टोक्यो वैली बोलते हैं टिरेनियम मेजॉरिटी, तो मोदी जी की पॉलिसी, अमित शाह जी की पॉलिसी बिल्कुल जैसे लगती है कि इन्होंने टिरेनियम मेजॉरिटी लगा दिया है इंडिया में, और इनकी वॉइसेस को कोई उठाना नहीं चाहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस आने वाले 10 साल में ये अपने किसी तरीके से तो आते रहेंगे, लेकिन आने वाले फ्यूचर टाइम में फिर से कांग्रेस लीड करेगी, यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। का स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं यहाँ पे लगे तीनों नेताओं को देखता हूँ तो कुछ कमियाँ और कुछ अच्छाइयाँ इनके अंदर नजर आती हैं। तो एक तरफ से अगर शुरू करें तो अगर माननीय अखिलेश यादव जी को देखा जाए तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया। सफाई में सफाई महोत्सव करवाया, उसका अलग से ट्रस्ट बनवाया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई, उनका ट्रस्ट पता नहीं कहाँ चला गया। वो कहते हैं कि वो ट्रस्ट था, वो सरकारी ट्रस्ट था, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं था। वो गरीबों, मजदूरों, किसानों का पैसा था जो वहाँ पर महोत्सव कराया था, वहाँ डांस कराया जाता था। तो ये सरकार थी जो बार बार सदन में बैठ के कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घूसखोर की पार्टी है, लेकिन इनको एक बात सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये घूसखोर की पार्टी नहीं है। ये मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। धन्यवाद सभी को। अगर ये मेरा वीडियो राहुल गांधी जी को पहुंचता है तो मैं उनको नमस्कार करना चाहूँगा। तो इन तीनों में नेताओं में सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि एजुकेटेड कौन है, क्योंकि मैं एजुकेटेड लोग नेता को लाइक करता हूँ। तो एजुकेटेड तो मेरे को यही दिखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भविष्य में जो प्रधानमंत्री बने वो राहुल गांधी बने, क्योंकि हमको मणिपुर जलता हुआ नहीं देखना है, हंसते कटता हुआ नहीं देखना है। और यहाँ पर जो संविधान में जो चेंजेज हो रहे हैं, जो तानाशाही हो रही है, वो नहीं देखनी है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर जो इन्होंने गलतियाँ की वो नहीं देखना है हमको। ये बात करते हैं मोदी जी कि हमने जीडीपी बढ़ाई है, लेकिन जीडीपी का मतलब वरना कोई वेलफेयर काम नहीं होता है। ये इकोनॉमिक्स में 10वीं और 12वीं में पढ़ाया जाता है, क्योंकि जीडीपी बढ़ने से हो सकता है वो गरीब और अमीर के बीच में जो
गैप है वो उतना बढ़ेगा, क्योंकि एक सारे जीडीपी का मतलब ये होता है कि सारा उत्पादन करना किसी देश में कुल। अगर उत्पादन तो कोई अमीर भी कर सकता है, उसमें गरीब को क्या फ़ायदा। एक जीडीपी जो बढ़ना है उसका मतलब कभी वेलफेयर नहीं हो सकता। ये इकोनॉमिक्स का